आज हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न स्थितियों में दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना पहले मैं आपको अवतल दर्पण द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको समझाने के पहले हम कुछ किरणों के व्यवहार के बारे में आपको बतलाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के अगर समानांतर अगर कोई किरण आएगी तो अवतल दर्पण से परिवर्तित होने के बाद क्या हो जाएगी, ये फोकस से जाएगी। ठीक है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर अगर किरण आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये उसके फोकस से होकर के जाएगी। और अगर मान लीजिए इसको उल्टा करने की एक किरण जो है फोकस से होकर के जा करके दर्पण पर गिरी है तो परावर्तन के बाद यह क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अगर यहां पर देखें कि क्या परावर्तन के नियमों का पालन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पर ये बड़े से गोले का ये हिस्सा था, उसका केंद्र वक्रता केंद्र ये है, तो इसको मिला देंगे तो ये यहाँ का विलंब हो जाएगा, आपतन कोण यहाँ पर हो जाएगा और परावर्तन कोण यहाँ होगा। अगर आप मापेंगे तो देखेंगे कि ये बराबर है। तो ये नियमों के तहत हो रहा है, ऐसा नहीं कि बिना किसी नियम के हो रहा है। जहां भी परावर्तन होगा वहां पर परावर्तन के नियमों का पालन होगा। ठीक है। तो पहली बात तो हम लोग समझ गए कि समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी तो परावर्तन के बाद फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से भेजा जाए तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब मान लीजिए कि किसी किरण को अगर अभिलंब के अनुदिश ही इंसिडेंट करा दें, मतलब एक किरण ऐसे जा रही है जो वक्रता त्रिज्या से होकर के जा रही है, तो ये इसी रास्ते पर परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि जब ये ऐसे जा रही है तो अभिलंब के अनुदिश जा रही है तो आपतन कोण शून्य है तो परावर्तन कोण भी शून्य होगा और ये उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर कोई किरण ध्रुव पर अगर पड़ रही है और हमें नहीं समझ में आ रहा है कि ये किधर जाएगी, तो बस ये यहाँ का विलंब है तो ये आपतन कोण हो जाएगा। उतना ही कोण इधर बना करके आप क्या कर दीजिए, इसको खींच दीजिए, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, आई बराबर आर हो गया। जहाँ कहीं न समझ में आए कि किरण किधर जाएगी परावर्तन के बाद, तो वहां पर परावर्तन के नियम को लगा दीजिए, आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि किधर जाएगी। ठीक है। तो इन तीन किरणों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि जब वो अवतल दर्पण पर पड़ेंगी तो उनका क्या होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग उत्तल दर्पण ले लें,
ये एक उत्तल दर्पण है। इस पर एक प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर डाली जाए तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर अगर डाली जाए तो यह परावर्तित हो जाएगी, और जब परावर्तित होगी तो ऐसा लगेगा, अगर यहाँ पर अगर अपनी आंख आप रखें, यहाँ पर अगर अपनी आंख आप रखें तो आपकी आंख में ऐसे लाइट जा रही है, तो लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। ठीक है, तो अगर उत्तल दर्पण पर किरणें जो है मुख्य अक्ष के समानांतर अगर पड़ती हैं तो परावर्तन के बाद ऐसा लगता है कि वो किरणें कहाँ से आ रही हैं, फोकस से आ रही हैं। अच्छा, अगर मतलब इसका उल्टा अगर कर दिया जाए कि अगर किसी किरण को अगर फोकस की तरफ जाने के लिए डाला जाए तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यानी मुख्य अक्ष के समानांतर है तो परावर्तन के बाद लगेगी कि फोकस से आ रही है, और अगर फोकस की तरफ अगर गिराई गई तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। अब अगर किसी किरण को अगर वक्रता केंद्र की तरफ अगर गिराया जाए तो क्या होगा, वक्रता केंद्र की तरफ अगर गिराया जाएगा तो जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते पर किक बैक कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसी रास्ते से वापस कर दी जाएगी। अगर मान लीजिए कि ध्रुव पर किसी कोण पर अगर ये किरण पड़ रही है तो परावर्तन के बाद क्या होगा, यह उतना जितना यहाँ का विलंब तो यही है, तो आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण, तो I बराबर R करके आप परावर्तित किरण की दिशा पता कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों केस में हमने 3 तरह की किरणों को लेकर के देखा है। किरण या तो मुख्य अक्ष के समानांतर है, या फोकस की तरफ पड़ रही है, या ध्रुव पर पड़ रही है, या वक्रता केंद्र से गुजर रही है। तो उन किरणों के व्यवहार के बारे में हमको पता चल गया। अब इन्हीं चीजों का उपयोग जो है दर्पण द्वारा, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने में उपयोग किया जाएगा। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। यह एक अवतल दर्पण है और वस्तु को हमने कहाँ रखा है, पहली चीज वस्तु को रखा है अनंत पर, अनंत पर रखा है। हमारी वस्तु जो है वो अनंत पर है, तो अनंत पर है तो उससे जो आने वाली किरणें होंगी वो आपस में क्या होंगी, समानांतर होंगी। कोई वस्तु अगर अनंत पर है तो उससे आने वाली किरणें आपस में क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। तो ये किरणें आपस में क्या हो जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी। तो ये इस तरीके से आ रही है, समानांतर होकर के इस तरीके से आ रही है। तो ये सब आकर के कहाँ पर पड़ेंगी, सब आकर के जो है सभी आकर के फोकस से होकर के गुजर के जाएंगी। ठीक है, तो जहां कट करेंगे वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा, जहां कट करेंगे वहीं प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सभी किरणें मुख्य अक्ष के क्या है, समानांतर पड़ रही हैं, क्योंकि वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, तो फोकस पर ही प्रतिबिंब बन जाएगा। क्षण भर के लिए हम ये भी तो मान सकते हैं कि यह मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरणें मान लीजिए नहीं है, लेकिन आपस में समानांतर है। जैसे मुख्य अक्ष अगर ऐसे हो जाए, मुख्य अक्ष ऐसे है और दर्पण ये ऐसे है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र है, ये इसका ध्रुव है। ठीक है, किरणें आपस में तो समानांतर हैं, आपस में तो समानांतर हैं, है ना, लेकिन वो मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं है। ठीक है, तब क्या होगा, तो होगा क्या, वो जो प्रतिबिंब बनेगा वह फोकस पर ही बनेगा, लेकिन सब कट कहाँ करेंगी,
कट करेंगी फोकल प्लेन में, है ना, प्रकाश जो फोकस तल है उसमें कट करेंगी, है ना। यहाँ कल्पना करिए कि एक तल है जो कि फोकस से जा रहा है और यह मुख्य अक्ष उसके लंबवत है। तो यह अगर वस्तु अगर अनंत पर है, ए बी नाम की वस्तु अगर अनंत पर है तो ए डैश बी डैश उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आइए प्रतिबिंब के बारे में एनपीएस पता करें। एन मतलब नेचर, प्रकृति। प्रकृति कैसी है, वास्तव में ये किरणें जा रही हैं और यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो प्रकृति है वास्तविक। क्या है, वास्तविक। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। पी पोजीशन फोकस पर, है ना, स्थिति। पी मतलब पोजीशन, अब पोजीशन मतलब स्थिति। कहाँ पर बनेगा भैया, फोकस पर, फोकस पर, ठीक है ना। और साइज, वस्तु देखिए काफी बड़ी है। प्रकृति वास्तविक और उल्टा, देखिए वस्तु ऐसे है और प्रतिबिंब ऐसे बन रही है। स्थिति कहाँ पर बनेगी, फोकस पर है। और साइज, है ना, साइज आकार का क्या होगा, आकार, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा है, वस्तु से छोटा। यानी अगर वस्तु अनंत पर रखी गई है तो प्रतिबिंब को कहाँ बनना है, फोकस पर बनना है, उल्टा बनना है और वस्तु की साइज से छोटा बनना है, ठीक है, ओके। अब दूसरी स्थिति लेते हैं। वस्तु वक्रता केंद्र के पहले रखी है, तब क्या होगा, मतलब अनंत पर नहीं है बल्कि वक्रता केंद्र के समीप है, लेकिन इधर ही है ना, अनंत साइड में वक्रता केंद्र के समीप। तो यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि वस्तु जो है ए यहाँ पर है, क्षण भर के लिए कल्पना कर लेते हैं कि वस्तु यहाँ पर है, ठीक है। वस्तु का नाम क्या रख दिया जाए, ए बी। तो इसके द्वारा जो है प्रतिबिंब बनना है तो दो किरणों को लेंगे। एक किरण ए से जो है जाएगी और मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी और अवतल दर्पण पर टकराएगी। तो टकराने के बाद क्या होगा, हमें मालूम है कि यह समानांतर हो जाएगी, किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी और ऐसे गुजर जाएगी, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर होकर के ऐसे गुजर जाएगी। अब अगर मान लीजिए दूसरी किरण कैसे ले जाए, फोकस से गुजारी जाए, तो यह परावर्तित होने के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो ये यहाँ कट करेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। देखिए ए से जा रही है तो ये इसके पास इंफॉर्मेशन ए के बारे में है तो यहाँ पर ए डैश बन जाएगा। उसी तरह से हर पॉइंट को बनाएंगे तो ऐसे से बनता चला जाएगा और लास्ट में बी वाला बी डैश पर बन जाएगा। तो अब इसका एनपीएस लिया जाए, वस्तु कहाँ रखी गई थी, वक्रता केंद्र के पहले रखी गई है, तो इसका एनपीएस, एन मतलब नेचर मतलब प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, वास्तविक। आप कहेंगे कि वास्तविक कैसे सर, भाई यहाँ किरणें आ रही हैं, यहाँ पर्दा अगर लगाएंगे तो सचमुच पर्दे पर यह प्रतिबिंब मिलेगा, सचमुच की किरणें आकर के जो है यहाँ पर कट कर रही हैं, इसलिए वास्तविक। बड़ा की छोटा, देखिए वस्तु इतनी बड़ी है प्रतिबिंब छोटी है, वास्तविक और छोटा, ठीक है, वास्तविक उल्टा और उल्टा वास्तविक और उल्टा। पोजीशन कहाँ है, सी और एफ के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, है ना,
के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। और साइज क्या होगा, वस्तु की साइज से छोटी होगी, वस्तु की साइज से छोटी होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने दो केस डिस्कस कर लिया। पहला, वस्तु जब अनंत पर है तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अवतल दर्पण के द्वारा। और जब वस्तु C के पहले है लेकिन अनंत पर नहीं है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, अब आइए तीसरा केस, मान लीजिए वस्तु वक्रता केंद्र पर ही आ जाए, तब क्या होगा। वस्तु यहाँ पर वक्रता केंद्र पर है। ठीक है, पहले अनंत पर थी, फिर वक्रता केंद्र के समीप आई, फिर वक्रता केंद्र पर आ गई। तो देखिए पहली किरण कैसे लेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर लेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर गई और परावर्तित होने के बाद कहाँ से वापस जाएगी भैया, फोकस से जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, फोकस से होकर के जाएगी। और दूसरी किरण अगर ले लिया जाए, फोकस से गुजार दिया जाए, दूसरी किरण को अगर फोकस से गुजार दिया जाए तो ये जो है परावर्तन के बाद कैसे जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी और ये यहाँ कट करेगी तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, यहाँ पर बनेगा, उल्टा बनेगा। तो यहाँ पर आइए इसका एनपीएस, एन मतलब नेचर, प्रकृति, पी मतलब पोजीशन, स्थिति, और एस मतलब साइज, है ना। तो कैसा बन रहा है, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, है, वास्तविक और उल्टा। कहाँ पर बनेगा, वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, वक्रता केंद्र पर ही होगा, है ना। वक्रता केंद्र पर, है ना, वक्रता केंद्र पर। और साइज के बारे में क्या आइडिया है, साइज जो है वस्तु के बराबर होगी, है ना, वस्तु की साइज के बराबर, साइज के बराबर। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब आइए फोर्थ केस के बारे में बात करते हैं। फोर्थ केस के बारे में बात करते हैं, बताइए फोर्थ केस क्या होगा, वस्तु कहाँ से कहाँ के बीच में रखी जाए, सी और एफ के बीच में रखी जाए। तो
वस्तु को C और F के बीच में रखा गया। ये देखिए अवतल दर्पण है, वस्तु के इसके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? दो किरणें लिया जाए, एक ए पॉइंट से जो है मुख्य अक्ष के समानांतर में लिया जाए, तो परावर्तन के बाद इसका क्या होगा? यह कहाँ से गुजरेगी भैया? फोकस से गुजरेगी। और एक किरण को कहाँ से ले लिया जाए? फोकस से जाने दिया जाए, तो परावर्तन के बाद ये कैसे हो जाएगी? परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। और यहाँ पर कट करेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा A डैश B डैश। ठीक है, तो प्रतिबिंब यहाँ पर प्रतिबिंब का NPS के बारे में बात करें, मतलब नेचर मतलब प्रकृति। यहाँ पर प्रकृति वास्तविक है और उल्टा है, वास्तविक और उल्टा है। पोजीशन क्या है? वक्रता केंद्र के पहले, है ना? जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वक्रता केंद्र के पहले, वक्रता केंद्र के पहले। और साइज क्या होगा? वस्तु की साइज से बड़ी होगी, वस्तु की साइज से बड़ी होगी। ठीक है, तो ये केस भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब मान लीजिए कि वस्तु को हम फोकस पर रख दें, तब क्या होगा? पांचवा केस, वस्तु फोकस पर उपस्थित है, अवतल दर्पण है और उसके सामने वस्तु उसके फोकस के ऊपर उपस्थित है, तब क्या होगा? आइए देखते हैं क्या होगा। ये अवतल दर्पण है आपका, ये इसका वक्रता केंद्र है, इसके बीचों बीच में क्या होगा? फोकस होगा। ये पोल है, ये दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अब इसके फोकस पर ही वस्तु को रख दिया गया। वस्तु को कहाँ रखा गया? फोकस पर रखा गया, A B नाम की वस्तु। तो यह प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आप क्या करिए कि एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर ले लीजिए और इसका परावर्तन करेंगे तो ये फोकस से होकर के जाएगी। थोड़ा इसको हम डॉटेड ऐसे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, और एक जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम ध्रुव के ऊपर गिरा देंगे। ठीक है, ध्रुव के ऊपर गिरा देंगे और यह जब परावर्तित होगी तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों किरणें क्या हो गई? आपस में समानांतर हो गई। तो समानांतर हो गए तो इधर बढ़ाने पर भी अनंत पर कट करेंगे और इधर बढ़ाने पर भी अनंत पर कट करेंगे, यानी प्रतिबिंब चाहे जो हो जाए अनंत पर बनेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसके NPS के बारे में। तो पहले P और S के बारे में बात करेंगे। तो अनंत पर है ना, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अनंत पर बनेगा, है ना? प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। साइज वस्तु की साइज से बहुत बड़ी, वस्तु की साइज से बहुत बड़ी। अब नेचर क्या होगा? अब चूंकि किरणें समानांतर हो गई तो अनंत पर इधर भी कट कर सकती है और इधर भी कट कर सकती है। अगर इधर कट करेगी तो वास्तविक होगा, उधर कट करेगी तो आभासी होगा। लेकिन यहीं पर हमें एक चीज भी मालूम है कि अगर अनंत पर वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनता है, फोकस पर बनता है। यानी वस्तु अगर फोकस पर रखी गई तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, अनंत पर बनेगा। लेकिन किरणें समानांतर हो जा रही है, इसलिए ये कंफ्यूजन हो जा रहा है। इसलिए नेचर के बारे में हम लोग शांत रहेंगे।
नेचर के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अगर उधर कट किया तो आभासी और इधर कट किया तो वास्तविक हो जाएगा। अब आखिरी केस जो बचता है अवतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में। तो अगर वस्तु कहाँ रख दिया जाए, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया जाए, वक्रता केंद्र के बीच में रख दिया जाए। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, ये पोल है, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। और वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है, दर्पण के सामने और फोकस और ध्रुव के बीच में। वस्तु का नाम ए बी है। आइए देखते हैं प्रतिबिंब ये कहाँ बनाएगा। यह अगर परावर्तित, अगर एक किरण जो है अगर इसके ऊपर अगर पड़ती है तो परावर्तित होने के बाद ये फोकस से होकर के जाएगी। अगर ये समानांतर ले लिया जाए तो इसको आगे बढ़ा देते हैं जानबूझ करके। और एक किरण अगर यहाँ से ऐसे ढंग से जाए, इधर जाए ऐसे है, इस पॉइंट को वक्रता केंद्र से लाइन कर दें, उसी लाइन के अलॉन्ग जाए तो वो किक बैक हो जाएगी, इसी रास्ते पर किक बैक हो जाएगी, ठीक है। इसी रास्ते पर अगर ये इधर गई तो इधर किक बैक हो जाएगी, किक बैक हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर अगर आंख अपनी लगाइए आप, तो आंख को सीधे देखने की आदत है, तो आंख इसको बढ़ा करके यहाँ कट कर लेगी और वस्तु को कैसा देखने लगेगी, बड़ा देखने लगेगी, ए डैश बी डैश, दर्पण के इधर देखने लगेगी। लेकिन वास्तव में इधर कोई किरण तो जा ही नहीं रही है, लेकिन आंख को आभास हो रहा है कि इस साइड में कोई वस्तु खड़ी है, क्योंकि आंख में सीधे देखने की आदत होती है। तो ये सीधे किरणें पड़ रही हैं, तो इसको लग रहा है कि ये किरणें यहाँ से आ रही हैं। तो इसका एनपीएस क्या होगा, एनपीएस, है ना। यहाँ पर प्रतिबिंब क्या है, आभासी बन गया, क्या, आभासी। अच्छा, यहाँ पर अगर पर्दा रखें तो कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि कोई किरण तो आ ही नहीं रही है। पिछले जो अन्य केसेस थे उसमें, ये छठवां केस है हमारा, पिछले 5 केस जो थे उसमें क्या था कि पर्दा रखने पर प्रतिबिंब बन रहा था, ठीक है। वास्तव में किरणें अगर पहुंच रही हैं तो प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर आभास हो रहा है आपको, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा, और सीधा, सीधा। पी मतलब स्थिति, स्थिति क्या है भैया, स्थिति क्या है, दर्पण के ध्रुव से दाहिनी ओर, और साइज बड़ा। अब आइए अवतल दर्पण के बजाय क्या ले लें, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये मुख्य अक्ष हुई, ये उत्तल दर्पण है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके सामने कहीं वस्तु रख दिया जाए, ध्रुव, इसके सामने कहीं भी वस्तु रख दिया जाए, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने वस्तु रख दिया, ठीक है, ए बी, तो क्या होगा, एक किरण अगर इसके समानांतर ले लिया जाए, किसके, मुख्य अक्ष के समानांतर ले लिया जाए, तो यहाँ पर अगर फोकस है तो ये परावर्तित होगी, तो लगेगा कि कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है, फोकस से आ रही है, ठीक है ना।
और अगर यहाँ पर अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ एक किरण को अगर डाला जाए तो ये इसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। तो इसको इस काल्पनिक रूप से हम आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। इसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है आंख अगर रखा जाए तो लगेगा, आंख को लगेगा कि यहाँ से आ रही है, तो आंख को प्रतिबिंब यहाँ महसूस होने लगेगा, महसूस होने लगेगा। तो महसूस होने लगेगा तो ये आभासी होगा कि वास्तविक? आभासी होगा। तो आइए एनपीएस के बारे में बात करते हैं। मतलब नेचर, नेचर मतलब प्रकृति। प्रकृति क्या है? आभासी और सीधा। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी और सीधा, और सीधा, सीधा, आभासी और सीधा। पोजीशन, पोजीशन ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव और फोकस, फोकस के बीच में, बीच में। और साइज वस्तु से छोटी, वस्तु से छोटी, वस्तु से छोटी। साइज जो होगी वो वस्तु से छोटी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक केस और हो सकता है कि अगर ये माने उत्तल दर्पण बन रहा है, अगर उत्तल दर्पण ले लिया जाए, यहाँ पर उत्तल दर्पण अगर ले लिया जाए और वस्तु को अनंत पर रखा जाए, तो अनंत पर जो वस्तु होगी तो उससे किरणें जो आएंगी वो क्या होंगी? समानांतर आएंगे। यहाँ मान ले रहे हैं जबरदस्ती के मुख्य अक्ष के भी समानांतर है। तो ये छितरेंगे तो क्या क्या लगेगा? लगेगा कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है, ठीक है। कहाँ से आते हुए प्रतीत होंगी? फोकस से आते हुए प्रतीत होंगी। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। तो इसका एनपीएस देखिए, आभासी बनेगा क्योंकि प्रतीत हो रही है, तो आभासी और सीधा होगा। ये ध्रुव नहीं, फोकस पर है ना। एनपीएस में जो है अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोकस पर हो जाएगा, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। और वस्तु से बहुत ही छोटी, वस्तु से बहुत बहुत छोटी बनेगी, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में केवल यही केस हो सकता है। उत्तल दर्पण का इसीलिए गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है ताकि पीछे अगर छोटा सा भी अगर ये साइज है तो सभी पीछे की वस्तुओं को छोटा छोटा बना करके यहाँ पर दिखा देगा। और दर्पण के ऊपर कुछ लिखा भी रहता है, ये आपको होमवर्क रहेगा कि जो गाड़ियों में दर्पण होता है उस पर क्या लिखा गया रहता है, उसको लिख करके आप हमें बताइए, ठीक है। तो आज ये रोक दे रहे हैं। इन चीजों को आप किताब से भी पढ़ेंगे और कोई प्रश्न होने पर पूछेंगे।